तो आज मैं आपके लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ भूतों और चुड़ैलों की कुछ बिल्कुल सच्ची डरावनी कहानियाँ। ये कहानी मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने भेजी है, जिनका नाम मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा कहानियों पर आता हूँ। हम अपने ड्राइंग रूम में बैठे टीवी देख रहे थे। श्रीमती जी ने कहा, बहुत रात हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ, चलो तुम भी टीवी बंद करो और सोने चले जाओ। इतना कहकर वो उठ के बेडरूम में चली गई। मैंने एक निगाह घड़ी पर डाली तो देखा कि रात के 12:30 हो चुके थे। मैंने बेटे से बेडरूम में चलने को बोला और खुद टीवी ऑफ करके ड्राइंग रूम को थोड़ा व्यवस्थित करने लगा। मेरा बेटा बेडरूम के दरवाजे तक गया, वहाँ पे थोड़ा रुका और फिर वापस आ गया। वो मेरे पास आकर बोला, पापा आप भी चलो, मैं अकेला कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे कहा, बेटा डरने की क्या बात है, मम्मी तो रूम में ही है ना। पर वो फिर भी जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो मैं उसे लेकर कमरे में आया। कमरे में अंधेरा था और मेरी पत्नी बेड पर सिर झुकाकर बैठी थी। मैंने उसे आवाज़ दी, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो और लाइट क्यों नहीं जलाई? जब उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया तो मैं बेटे को पीछे छोड़कर उसके पास पहुंच गया और उसका चेहरा अपने हाथ में लिया तो चेहरा पूरी तरह गीला था। ऐसा लगता था कि वो बहुत देर से रो रही हो और आंसुओं से चेहरा गीला हो गया हो। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलता, पीछे से आवाज़ आई, क्या बड़बड़ा रहे हो अंधेरे में, लाइट तो ऑन कर लेते। मैंने हड़बड़ा कर पीछे देखा तो श्रीमती जी बाथरूम से अटैच्ड दरवाजे से निकली और लाइट जला चुकी थी। मैं आश्चर्य से उसे देख रहा था और मेरा बेटा डरा हुआ सा मुझे देख रहा था। मेरी पत्नी ने दोबारा ज़ोर से पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो और हाथ में क्या है? अब मुझे भी होश आया और मैंने अपने हाथों को देखा। हाथों को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे मैंने हाथों में कुछ उठा रखा हो, लेकिन मेरे हाथ बिल्कुल खाली थे। लेकिन हाथों में गीलापन अब भी था। कुछ नहीं, मैंने किसी तरह बोला और बाथरूम की ओर चला गया। मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही थी और शरीर से जैसे सारी ताकत किसी ने निचोड़ ली हो। बाथरूम से हाथ धोकर जब मैं बाहर आया तो बेटा और पत्नी सोने के लिए लेट चुके थे। मैंने तौलिए में हाथ पोंछने की कोशिश की, पर शायद वो तौलिया मेरे हाथ के गीलेपन को हटाने में असमर्थ था। मैं चुपचाप वैसे ही गीले हाथ लिए सो गया। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया था कि वो कौन थी, क्यों आई थी और क्या मेरा बेटा भी उसे महसूस कर सकता था, क्योंकि इससे पहले कभी वो अंधेरे कमरे में जाने से नहीं डरा था। उस रात आखिर क्या हुआ था, ये आज भी राज है। ये इस कड़ी की पहली घटना थी और उस कड़ी में अगली घटना ठीक 2 दिन बाद हुई। हम गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक मेरे बेटे ने मुझे ज़ोर से हिलाया, पापा पापा। मैंने आंखें खोली तो देखा कि बेटा बेड पर पालथी मारकर बैठा हुआ था और थोड़ा डरा हुआ सा था। मैंने उससे बड़े ही प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? वो बोला, पापा वो आंटी रो क्यों रही हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया तो मैंने दोबारा पूछा, कौन सी आंटी रो रही थी बेटा? वो बड़े ही भोलेपन के साथ बोला, मुझे तो पता नहीं कि वो आंटी कौन थी, वो गेट के पास खड़ी थी और रो रही जा रही थी। मैंने पूछा, कब बेटा, कब खड़ी थी? उसने आंखें बड़ी करके कहा, अभी अभी तो खड़ी थी जब मैंने आपको जगाया था, लेकिन फिर बाहर चली गई। मैं समझ गया इसने सपना देखा था और अचानक उसकी नींद खुल गई, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि वो सब सच है। मैंने उसे लिटाया और कहा, कोई बात नहीं, हम सुबह चेक कर लेंगे, अब सो जाओ, और उसे थपकी देकर सुला दिया। अगले दिन बेटा स्कूल चला गया। पत्नी को भी मैं उसके ऑफिस छोड़ आया और खुद ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। अब भी मेरे दिमाग में रात वाली बात ही घूमे जा रही थी। क्या मेरे बेटे ने सच में सपना देखा था या उसे भी वैसा ही एहसास हुआ जैसा कुछ दिन पहले मुझे हुआ था? फिर मैंने अपने सिर को झटका और अपने आप से बोला, मुझे बेकार का वहम हो रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं होता। खैर, मैं ये सब छोड़ के तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ा। ऑफिस के लिए निकला ही था कि बीच रास्ते पे ही गाड़ी ने जवाब दे दिया। आसपास मैंने जब नज़र घुमाई तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक दुकान थी, लेकिन उस समय वो दुकान बिल्कुल बंद थी। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि उस गाड़ी को मैं वहीं छोड़ के वहाँ से आगे की तरफ निकल जाऊँ।
मैंने अपनी गाड़ी को लॉक करके वहाँ से निकलना ही सही समझा। शाम को मैं अपनी गाड़ी को रिपेयरिंग वाले के पास छोड़ के आ गया। जब मैं घर पे आया तो मैंने देखा कि मेरे बेटे को काफ़ी तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है और डॉक्टर सामने खड़ा है और साथ में मेरी वाइफ भी। मैंने घर जाते ही डॉक्टर साहब से पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि कुछ समझ तो नहीं आ रहा है लेकिन बुखार हो गया है बहुत तेज़। मैंने उनसे पूछा कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका क्या मतलब, तो उन्होंने कहा कि बॉडी का टेम्परेचर कुछ एबनॉर्मल सा लग रहा है और उसकी आंखें भी पीली हो रही हैं। मुझे लगा शायद तबीयत ख़राब हो गई होगी इसलिए ऐसा हुआ और मैंने डॉक्टर से दवाई लेके उन्हें विदा दी। ये सिलसिला कुछ और दिनों तक चलता रहा। पता नहीं क्या होता, मेरा बेटा सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल ठीक रहता, लेकिन रात होते ही मानो उसको अचानक से क्या हो जाता कि उसे बहुत ज़ोर से बुखार हो जाता और वो बिस्तर पकड़ लेता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे घर के पड़ोस वालों ने बताया कि पास ही में एक तांत्रिक है, एक बार आप उसके पास भी चले ही जाओ। मैंने कहा चलो इतना सब कुछ कर ही लिया है तो वहाँ पे भी चला ही जाया जाए। मैं वहाँ पे गया और मैंने वहाँ पे उस बाबा को सारी बातें बताईं। उसने कहा ठीक है हम तुम्हारे घर आके देखते हैं। शाम को वो बाबा हमारे घर पे आए और घर में घुसते के साथ ही उन्होंने अजीब नज़रों से हमारे घर को देखने लगे। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ये घर ठीक जगह पे नहीं बना है। मैंने पूछा ठीक जगह से नहीं बना है इसका क्या मतलब। उन्होंने कहा कि या तो इस घर की शुद्धि करवाओ नहीं तो तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है तो बताओ तो सही क्या कारण है। तो उन्होंने बोला ये तो मैं नहीं बता सकता लेकिन यहाँ पे किसी न किसी नकारात्मक शक्ति का वास है। अगले ही हफ्ते हमने अपने घर में पाठ करवा लिया। उसके बाद सब कुछ ठीक भी हो गया। मेरा बेटा अब ठीक रहने लगा था। लेकिन उसके बाद मैंने को जिज्ञासा आई तो मैंने जिस डीलर से वो घर ख़रीदा था तो उसके पास से मुझे बाद में पता चला कि वहाँ पे पहले एक लड़की रहती थी जिसने उसी घर में सुसाइड कर लिया था और शायद वो उसी की आत्मा थी जो कि मुझे और मेरे बेटे को कभी कभार दिख रही थी और मेरे बेटे के छोटे बच्चे होने के कारण उसने उसका फ़ायदा उठा के उसके ऊपर हावी हो गई। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की पहली कहानी। अब मैं आज की अगली कहानी की तरफ बढ़ता हूँ। ये कहानी हमें भेजी है दिल्ली से मुस्कान ने। वो बताती हैं कि एक बार की बात है जब उनकी तबीयत कुछ ख़राब चल रही थी, उन्हें तेज़ बुखार था। एक दिन वो बेड पे आराम ही कर रही थी कि जब वो उठी तो उन्होंने अपनी माँ जी से पूछा कि माँ क्या आपने खाना खा लिया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा तुम सो रही थी इस कारण मैंने खाना नहीं खाया। तो मैं थोड़ी परेशान सी हो गई क्योंकि उन्होंने मेरे कारण खाना नहीं खाया था, पर चूँकि मैं थोड़ी बीमार भी थी इसलिए मेरा खाना बनाने का मन भी नहीं कर रहा था। तो मैंने पूछा कि चलो मैं अंडे ले आती हूँ जिन्हें आप खा लेना। तो उन्होंने भी हामी भर दी। वैसे तो मेरा घर मेन गेट पर सड़क के साथ ही है, लेकिन हमारे घर के पीछे एक गली जा रही है जो कि थोड़ी सुनसान तो है लेकिन वो सीधा मार्केट की तरफ जाती है। तो मैं पीछे की सीढ़ियों से उतर के उस गली के ज़रिए मार्केट में जाने लगी। मैं मार्केट में ठीक ठाक पहुंच गई थी और मैंने सीधा वहां से अंडे लेकर वापस आने लगी। बीच रास्ते में ही एक खाली प्लॉट था। उस प्लॉट के बारे में लोग तरह तरह की बातें बनाते थे, लेकिन आज जो मैं देखने वाली थी वो शायद ही मैं कभी भूल पाऊँ। मैं वहाँ से गुज़र ही रही थी कि मैंने देखा कि वहाँ पे एक जो पीपल का पेड़ था उस पे पीछे की साइड किसी के बिल्कुल सफ़ेद रंग के पैर दिख रहे हैं। मैं पहले तो देखकर ये हैरान सी हो गई, लेकिन फिर जब मैंने ध्यान से देखा तो न जाने मुझे क्या हो गया। मैं उस पेड़ की तरफ ही बढ़ती चली गई और देखते ही देखते मैं उस पेड़ के बिल्कुल सामने आ गई। वहाँ पे जो मुझे दिखा शायद आप यकीन भी ना करें। मैंने देखा कि एक पूरा सफ़ेद कलर का आदमी उस पेड़ के पीछे से निकल आया और वो मुझे अपने पास बुला रहा था अपने हाथों के इशारे के ज़रिए। मेरी पूरी बॉडी मानो पैरालाइज सी हो गई। मैं कुछ भी कर नहीं पा रही थी। मेरे शरीर को उसने वश में कर रखा था मानो, और मेरे मुंह से चीखें भी नहीं निकल रही थी।
लेकिन फिर मैंने अपने मन में हनुमान चालीसा का पाठ किया और 4 या 5 लाइन ही अभी तक मैंने बोली होंगी कि मैं अब हिल पा रही थी। मैंने फ़ौरन वहाँ से भागना शुरू कर दिया। मैंने भागते भागते एक बार पीछे भी देखा, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं डरते हुए अभी भी भागते भागते सीधा दीवार कूद के सीढ़ियों पर चढ़ के सीधा अपने घर के अंदर आ गई और माँ जी के पास आके हाफती हुई खड़ी हो गई। उन्होंने पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम हाफ क्यों रही हो? तो मैंने उनसे कहा कि कुछ नहीं माँ जी, ये लीजिए, मैं आपके लिए अंडे ले आई हूँ, चलिए अब इन्हें खा लीजिए। तो दोस्तों ये एक घटना थी जो कि मुस्कान जी के साथ घटी थी। तो चलिए अब हम आज की अगली और आखिरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मैं जॉनी हूँ। मैं जो ये सब कुछ बताने वाला हूँ, ये बताना मेरे लिए काफ़ी ही डरावना है, एक्सपीरियंस है। ये बिल्कुल सच्ची घटना है जो कि मेरे मॉम के साथ घटी थी। ये ओइजा बोर्ड से रिलेटेड थी। मैं तो इसके बारे में बस यही कहूँगा कि हमें कभी भी दूसरी दुनिया की तरफ जानने की इच्छा जाहिर नहीं करनी चाहिए, वरना ना जाने वो जो दुनिया में बैठा हुआ है और हमारे अपनी ओर बुलाने का इंतज़ार कर रहा है, न जाने वो क्या कर दे। बात तब की है जब मेरी मॉम और उनकी कज़न सिस्टर थी, अराउंड 15-16 साल की। उनकी कज़न ज़्यादा अच्छी लड़की नहीं थी, जो उन्हें मज़ा किया जाता था वही वो ज़्यादातर करा करती थी। एक बार की बात है, स्टोर रूम की सफाई के वक्त हमारे स्टोर रूम से ओइजा बोर्ड निकल गया। कज़न ने उसको चुरा लिया और मेरी मॉम के साथ कहीं चली गई। वो एक पुराने से मकान में चली गई जो अब खाली ही रहता था। पहले तो मेरी मॉम ने काफ़ी मना किया, लेकिन उनके बड़े होने के कारण वो ज़्यादा देर तक इनकार नहीं कर पाई और मानना ही पड़ा उन्हें। उन लोगों ने आखिरकार उस घर में बैठ के गेम को स्टार्ट कर दिया। काफ़ी देर तक वो वेट करती रहीं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड में मेरी मॉम की कज़न ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि शैतान जैसा कुछ भी नहीं होता, ये सब बकवास है, अबे कुछ है तो सामने आके दिखाना। वो लोग जाने ही वाले थे कि अचानक वहाँ पे माहौल कुछ डरावना सा हो गया, मानो किसी हॉर्स की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। बिल्कुल ऐसे कि जैसे कोई घोड़ा बहुत गुस्से में हो और सबको डरा रहा हो। बिल्कुल शांत जगह पे ऐसा किसी को भी डराने के लिए काफ़ी था। अब तक वो दोनों बहुत डर चुकी थी। जैसे ही उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो मानो उनके पैरों से ज़मीन ही खिसक गई। बाहर एक ब्लैक कलर का घोड़ा खड़ा था, जिसकी आंखें बिल्कुल रेड कलर की थी। वो ज़ोर ज़ोर से शोर कर रहा था। शायद यही था शैतान का रूप। इसको देखते ही उन्होंने माफ़ी मांगने लगी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज़। फिर थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया और उन्होंने बाहर देखा तो बाहर कुछ भी नहीं था। ये बिल्कुल सच्ची घटना है और इससे मैं सबको यही कहूँगा कि प्लीज़ आप इंटरनेट, टीवी पर तो इन सब चीज़ों के बारे में देख लो, बट कभी भी उनसे कांटेक्ट भूल के भी मत करना, वरना ना जाने वो क्या कर बैठें। एक और घटना है जो मैं बताना चाहता हूँ। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरे परिवार के जीवन में एक मुश्किल समय था, जहाँ सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा था और मुझे हर तरफ बस बुरी ऊर्जाएं ही याद हैं। एक बार पिताजी ने बताया कि वो जब बेड पे लेटे थे तो उन्हें लगा कि बिस्तर पे उनके बराबर में शायद कोई लेटा हुआ है। उन्होंने सोचा कि वहाँ पे माँ लेटी हुई है, लेकिन असली बात तो ये थी कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। ऐसी कई घटनाएं आए दिन हमारे साथ होने लगी। मुझे भी कुछ समय के लिए हमारे घर में इस तरह की बाहरी उपस्थिति की तरह महसूस ही नहीं, बल्कि बुरी भावनाओं का अनुभव भी हुआ और कभी कभी सामने वाले दरवाजे खुद भी अनलॉक कर दिए जाते थे, पर मालूम नहीं कि उन्हें करता अनलॉक कौन था। जबकि मैं बिस्तर पर जाने से पहले हर रोज़ रात को 3 या 4 बार ज़रूर चेक करता था कि गेट बंद है या नहीं, लेकिन जब मैं मॉर्निंग में उठ के देखता था तो वो गेट मुझे खुला ही मिलता था। घर की लाइट्स का अचानक से जलना बुझना, ये सब कई बार होता रहता, लेकिन जल्द ही ये सब कुछ समाप्त हो गया और घर की स्थिति भी बेहतर हो गई। मुझे लगता है कि ये कितना भयानक है कि बुरे समय में आत्माएं आपका फ़ायदा उठाने के लिए कितनी जल्दी आपसे जुड़ने की कोशिश करती हैं। जैसा मैंने पहले कहा, अच्छी बात तो यह है कि अब
सब कुछ अच्छा है और आप फिर कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ सच्ची डरावनी कहानियाँ जो कि हमारे व्यूअर्स ने भेजी थी। मैं जानना चाहता हूँ कि